हे गाइस, आई एम गौतम एंड वेलकम टू जीकेमिक्स। तो आज का ये वीडियो होगा हमारा इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि देखो हमने अभी तक वीबीटी पढ़ लिया। अब वीबीटी में क्या होता था, हमेशा एक चीज़ है, वीबीटी क्या है, एक बॉन्डिंग थ्योरी है। तो उसमें क्या होता था, एक मेटल रहता था, हमेशा मेटल रहता था, और मेटल के मान लो 4 लिगेंड कनेक्टेड, एक टेट्राहेड्रल सिस्टम हम ले रहे हैं। इसमें क्या होता था, हमें पता है ऑलरेडी, लिगेंड जो होता था हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था हमेशा के लिए, और मेटल क्या करता था, उस इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक्सेप्ट करता था। अब अगर बताओ लिगेंड क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होती है, वो होती है नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, देन मेटल का चार्जेस क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स मेटल का जो एक इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे देखो चार लिगेंड, यहाँ पे चार लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है। तो मेटल के ऊपर, मेटल जो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस, ओके, मेटल के ऊपर। लेकिन अगर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर मेटल तो स्टेबल होना नहीं चाहिए सिस्टम में, या फिर वो कॉम्प्लेक्स तो एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी रहना चाहिए। मेटल कभी नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकता। तो कितना होल्ड कर सकते हैं, अगर एक मेटल को लोगे, जनरली ये जो सिस्टम होंगे, ये मेटल स्टेबल बन सकता है जब उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो +-1 होंगे। प्लस होंगे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज -1 तक वो झेल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर चार्जेस होंगे मेटल के ऊपर, फिर वो झेल नहीं सकता, वो सिस्टम को स्टेबल नहीं रख सकता। अगर वो सिस्टम को स्टेबल नहीं रखेगा, सिस्टम टूट जाएगा, मतलब वो सिस्टम फॉर्म ही नहीं होगा, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा रियलिटी में। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स तो एग्जिस्ट करता है मेटल कॉम्प्लेक्स, दैट मीन मेटल तो कुछ ना कुछ करके अपना जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है उसको घटा रहा है। तो घटाने का तरीका क्या हो सकता है, ये क्या एक ही तरीका हो सकता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी और को दे दे। मतलब किसको देगा, ऑफकोर्स लिगैंड ही प्रेजेंट है तो लिगैंड को दे दे। लेकिन आप एक क्वेश्चन अराइज होता है, लिगैंड क्या हमेशा लेगा, मतलब डिफरेंट काइंड्स के लिगैंड्स, मैंने लिगैंड केमिस्ट्री सेकंड लेक्चर में समझा दिया। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगैंड्स होता है, तो कुछ लिगैंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, आऊँगा मैं उसमें सारे डिटेल्स में आऊँगा। कुछ लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लिगैंड को वापस नहीं दे सकता, मतलब पहले ले रहा है, फिर इसको जब लगेगा ज़्यादा हो गया फिर वापस कर देगा। ये हमारा लॉजिक है बेसिक, कि इस तरीके से ये घटा सकता अपने इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा नहीं कर सकता, अगर लिगैंड के पास जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने का, फिर अगर लिगैंड के पास जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने का, फिर क्या होगा, फिर तो नहीं ले सकता। फिर और कुछ तरीका ढूंढना है मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है उसको घटाने के लिए, किस तरीका है। तो इसीलिए दो तरीका हमें डिस्कशन करना है, और दो तरीका साइंटिस्ट पाउलिंग ने निकाले थे। पाउलिंग, क्योंकि उनको लगा जब मेटल लिगैंड के बॉन्डिंग हो रही है तो मेटल के ऊपर तो ओवरऑल चार्जेस बहुत ज़्यादा हो रही है। जब लिगैंड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल के पास आ रहा है, मेटल के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो होल्ड नहीं कर पाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन सिस्टम स्टेबल कर रहा है, दैट मीन समथिंग इज वर्किंग बिहाइंड दैट। तो उसको पाउलिंग ने इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के थ्रू, न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ये नाम में ही छुपा हुआ है कि ये क्या कर रहा है, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। और किस तरीके से वो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, वो उन्होंने दो थ्योरी से समझाए थे। एक क्या है, कोई भी सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, आप बताओ, ये जो मेटल लिगैंड बॉन्ड होती है, क्या बॉन्ड है, मैंने बहुत बार बताया, CCB है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होती है। कोवैलेंट कैरेक्टर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेसिक डिफरेंस कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये जब डोनेट कर रहा है एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब जब बॉन्ड फॉर्म हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन लिगैंड भी यूज़ कर रहा है और मेटल भी यूज़ कर रहा है। अब दोनों जब यूज़ करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, तो क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए ज़्यादा डिफरेंस कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं है, और इस पार्टिकुलर बॉन्ड को हम तो बोलते ही है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है। तो पाउलिंग के मुताबिक क्या है, यहाँ पे जब कोवैलेंट नेचर जाता है तो सिस्टम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन के साथ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन मतलब मेटल जब अपना मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ तरीका निकालेगा। वो तरीका क्या हो सकता है, फर्स्ट जो होगा कि वो सिस्टम में क्या करेगा, आयोनिक कैरेक्टर को इन्वॉल्व कर देगा, आयोनिक कैरेक्टर को क्या करेगा, सिस्टम में ऐड कर देगा, ठीक है।
आयोनिक कैरेक्टर ऐड कर देगा, या फिर उसको एक्सप्लेन किया गया था, ये एक थ्योरी है तो एक्सप्लेन कर रहे थे कि आयोनिक कैरेक्टर को ऐड करेगा। अब देखना ये वैलिड होए कि नहीं, हमें तो प्रूव करेंगे, देखेंगे तब भी पता चलेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मेटल क्या करेगा, इसको वापस दे सकता है, तो वो स्पेसिफिक केस में होगा जो लिगैंड वापस ले सकता है उसके लिए होगा, तो उसको हम बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग होगा। पाई बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग के थ्रू भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। तो दोनों एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में। चलो पहले आयोनिक कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा क्या, किस तरीके से आयोनिक कैरेक्टर गेन करने से क्या होता है, सिस्टम न्यूट्रलाइज होता है, या फिर इस मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा। अब बताओ, ये मेटल है, ये लिगैंड है, ठीक है, ये लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मेटल पहले क्या था, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज था N+, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज था, तो मेटल के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस था, प्लस एन अमाउंट ऑफ चार्जेस पहले था। जब बॉन्ड फॉर्म कर गया तब भी आप सोचोगे कहा गया एक सेकेंड, तब भी आप सोचोगे ओके मेटल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अगर मैं इस तरीके का एग्जाम्पल लिखूँ BeH2O4 और यहाँ पे 2+ दे दूँ, तो बोलोगे हाँ, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे बेरिलियम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे किस तरीके से ना, x वाटर का न्यूट्रल है, मतलब 4 × 0 = +2, दैट इज इक्वल्स टू x = +2। दैट मीन्स बेरिलियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक्चुअली बेरिलियम 2+ है इस सिस्टम में। लेकिन आप बताओ, बेरिलियम 2+ तो पहले था जब बॉन्ड फॉर्मेशन किया नहीं था Mn+ टाइप कंडीशन में। जब H2 मॉलिक्यूल आया इसके पास तब तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, मतलब H2 लिगैंड से अपने तो इलेक्ट्रॉन लिया बेरिलियम ने। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या है, बेरिलियम अभी भी क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। देखो हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, मतलब जिस स्टेट में वो सिस्टम रहेगा थियोरेटिकल अगर हम निकाले तो। लेकिन एग्जैक्टली अगर सोचो थोड़ा सा, देखो एग्जैक्टली बेरिलियम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज जनरेट होगा, एग्जैक्ट सिस्टम में, वो क्या 2+ रहेगा? नहीं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लिगैंड से आ रहा है, लिगैंड से तो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ी रहेगा। अब हो सकता है 2+ घट के कुछ कम हो जाए, या फिर 2+ घट के नेगेटिव चार्ज में भी चला जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाए मेटल के पास, इस पर्टिकुलर मेटल के पास, वो हम देखते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलो उसके लिए स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम समझने के लिए। इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं कि किस तरीके से रहता है। तो पहले क्या था, हमें ऑलरेडी बताया ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और हम क्या इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, आयोनिक कैरेक्टर। जहाँ पे कोवैलेंट होगा देखेंगे उसमें आयोनिक कैरेक्टर कितना है, तो आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम, तो इंक्लूड किस तरीके से करना है, उसके लिए सिंपल प्रोसेस है, BeH2O4। चलो मैं इसको बस ड्रॉ कर देता हूँ, और इसमें मैं स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर जो भी हो, स्ट्रक्चर पे मत जाओ, ठीक है, स्ट्रक्चर पे मत जाओ। क्यों नहीं जाना, मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। स्ट्रक्चर पे मत जाओ, क्योंकि अगर मैं एक लाइन पे बोलूँ तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन, इससे स्ट्रक्चर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पहले था, न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर का हमें कंसिडर नहीं करना। अगर ये टेट्राहेड्रल हो, स्क्वायर प्लानर हो, आई डोंट केयर, मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ चीज़ों को 4 कोऑर्डिनेशन दिखाने के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है, लिगैंड डोनेशन कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और ओवरऑल चार्ज क्या है इस सिस्टम का, ओवरऑल चार्ज क्या है, 2+ है, हमें पता है, क्योंकि बस अकॉर्डिंग टू लॉ ये बेरिलियम 2+ कंडीशन में रहता है। पहले बेरिलियम 2+ था, और वो ये लिगैंड न्यूट्रल है, तो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कॉम्प्लेक्स में बेरिलियम का। लेकिन एग्जैक्टली जो फॉर्मल चार्ज है हर एक बेरिलियम के ऊपर, फॉर्मल चार्ज क्या होती है, एक पूरे कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड के ऊपर हर एक एटम के ऊपर जो चार्जेस रहती है, हर एक एटम के ऊपर, बेरिलियम एक एटम है, उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड था, मुझे पता था, और इसमें क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। क्योंकि याद रखना, क्योंकि एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में कोई भी बॉन्ड, नो बॉन्ड क्या होता है ना, 100% आयनिक नहीं होता और 100% कोवैलेंट नहीं होता। इस पॉइंट को एकदम अच्छी तरीके से याद रख लेना। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट नहीं होता। मतलब आयनिक बॉन्ड में भी थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा, और कोवैलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर रहेगा, मतलब वो आयन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूँ आपको, HCl ले लो, HCl गैस जो एक कोवैलेंट कंपाउंड है।
अब अगर HCl के मैं इस तरीके से तोड़ूँ H प्लस एंड Cl माइनस, तो क्या है, ये दोनों अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ES इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, तो उसके थ्रू क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, एक आयनिक बॉन्ड पे होता है। तो पहले ये कोवैलेंट था, अभी देखो आयनिक बन गया। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो हर एक बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर के साथ साथ आयनिक नेचर भी रहता। अगर वो आयनिक नेचर नहीं रहता तो आयन में डिवाइड होता ही नहीं वो, राइट ना। आयन में ऐसे डिवाइड होके ये देखो, ये सिस्टम भी स्टेबल है, ये भी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है, मतलब स्टेबल है। तो ये आयनिक कैरेक्टर गेन करने के बाद भी ये स्टेबल है। तो हर एक सिस्टम में क्या है, कोवैलेंट और आयनिक कैरेक्टर दोनों रहता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता था कोवैलेंट कैरेक्टर है, अब आयनिक कैरेक्टर कितने अमाउंट ऑफ है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल चार्ज, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और बेरिलियम के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक से, कितने अमाउंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक से वैल्यू निकालेंगे हम मैथमेटिकली, और देखेंगे कि ओवरऑल चार्ज इस सिस्टम में कितने बेरिलियम के ऊपर, ठीक है। और बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी करवाऊंगा। अब देखो फिर, अब मैंने क्या बोला, क्या करना है मुझे, BE और O ये बॉन्ड को देखना है बस, क्योंकि मेटल और BE और O बॉन्ड को देखना है। तो मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड ले लिया मैंने, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड मैंने ले लिया। इस बॉन्ड में अगर हमें क्या करना है, आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है, तो हमें इसका भी काई वैल्यू निकालना है, इसका भी काई वैल्यू निकालना है। काई मतलब क्या, काई मतलब क्या बताओ। काई मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम काई से डिनोट करते हैं। तो बेरिलियम का जो काई वैल्यू है, वो होता है हमारा 1.5, और जो ऑक्सीजन का काई वैल्यू है वो हमारा 3.5। तो बेरिलियम और ऑक्सीजन का काई वैल्यू हमें पता है। अभी एक फॉर्मूला है कि फ्रैक्शन ऑफ आयोनिक कैरेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 0.16 डेल्टा काई प्लस 0.035 डेल्टा काई एंड इट्स होल स्क्वायर। अब डेल्टा काई का मतलब क्या है, डेल्टा काई मतलब सिंपल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो, बस डिफरेंस और कुछ नहीं। पॉजिटिव वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने से क्या मिलेंगे, डेल्टा काई क्या मिलेंगे, 2.0 मिलेंगे हमें। तो पुट कर दो यहाँ पे, अगर 2.0 पुट करोगे हमें जो वैल्यू मिलेंगे ओवरऑल वो होंगे 0.46। तो ये फ्रैक्शन है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन ऑफ आयनिक कैरेक्टर, मतलब 0.46, इसमें भी आयनिक कैरेक्टर 0.46 इस एटम के ऊपर, इसमें भी 0.46, मतलब इस टोटल बॉन्ड में 0.46 है, ठीक है। 0.46 आयनिक कैरेक्टर इस टोटल बॉन्ड में। कोवैलेंट कैरेक्टर कितने होंगे फिर, वो निकालने से पहले अगर फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में निकालें, परसेंटेज ऑफ आयोनिक वो क्या होंगे, 100 क्या होंगे, 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा 46%। 46% क्या, 46% इसका आयोनिक कैरेक्टर। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। और ये फॉर्मूला क्या है, ये पाउलिंग स्केल का फॉर्मूला है, पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, पाउलिंग का स्केल का फॉर्मूला है। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो भी पाउलिंग स्केल में है। तो पाउलिंग स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हम पीरियोडिक टेबल में इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल पाउलिंग स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है सिस्टम की वो हम देख लिया हमने, और उसका आयोनिक कैरेक्टर भी कैलकुलेट कर लिया 46%। तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितने होंगे, 100 माइनस 46%, ठीक है, 54% कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, अच्छे से नोट करना, कोवैलेंट कैरेक्टर इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोवैलेंट कैरेक्टर हम देख रहे थे कि ये बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, राइट। और इसमें आयनिक कैरेक्टर इंक्लूड होगा। आयनिक कैरेक्टर जब इंक्लूड होगा तो किस तरीके से सिस्टम काम करेगा, बताओ ये सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। देखो हमें यहाँ से मिल चुका है कि सिस्टम का कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है, सिस्टम का कोवैलेंट कैरेक्टर है 54%। और फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन है 0.54 होगा, परसेंटेज में नहीं करना हमें, 0.54 होगा, राइट, 0.54 होगा। अब 0.54 किस तरीके से काम करेगा, देखो ये क्या है, बेरिलियम में उसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है, OH2 नहीं ले रहा हूँ मैं, 4 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है। देखो स्ट्रक्चर में मत जाओ, मुझे कंसिडर ही नहीं करना स्क्वायर प्लानर है या फिर ये टेट्राहेड्रल है, मुझे नहीं करना कंसिडर। अब 4 लिगेंड जब ऑक्सीजन के बेरिलियम के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच्ड है तो बेरिलियम क्या करेगा, हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पे नोट करो, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बेरिलियम को दे रहा है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बेरिलियम को दे रहा है। तो ऑक्सीजन कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्जेस देगा, नेगेटिव चार्ज देगा बेरिलियम को, ये भी नेगेटिव चार्ज बेरिलियम को देगा। तो बेरिलियम के ऊपर जो कोवैलेंसी आएगा, बेरिलियम के ऊपर टोटल चार्जेस आएंगे,
टोटल चार्जेस आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव चार्जेस आएंगे। तो टोटल कितने ऑक्सीजन दे रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेशन है, 4 H2O मॉलिक्यूल है, देखो BH2 तो मतलब 4 H2O मॉलिक्यूल है, 4 H2O मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन डोनेट करेगा, तो 4 ऑक्सीजन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कितना करता है, देखो ये अगर मान लो एक कोवैलेंट बॉन्ड है तो जितना बेरिलियम ऑक्सीजन को डोनेट करेगा उतना ही ऑक्सीजन बेरिलियम को डोनेट करेगा। तो ये बेरिलियम और ऑक्सीजन एक दूसरे को, ये कितना डोनेट कर रहा है, नेगेटिव 0.5 डोनेट कर रहा है, ये कितना डोनेट कर रहा है, सॉरी उल्टा बोला मैंने, बेरिलियम ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन बेरिलियम को डोनेट करेगा, ठीक है, एक बॉन्ड के लिए। तो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज डोनेट करेगा मतलब 0.54 डोनेट करेगा, बेरिलियम ऑक्सीजन को पॉजिटिव 0.54, क्योंकि बेरिलियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कोवैलेंस में क्या होता है, एक दूसरे को डोनेट करके शेयर करता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड तो हमने पहले ही मान लिया इसको। तो यहाँ पे -0.54 बेरिलियम ऑक्सीजन बेरिलियम को डोनेट कर रहा है। तो बेरिलियम एक डोनेशन से, 4 डोनेशन से कितना होगा टोटल, 4 इंटू ओवरऑल बेरिलियम के ऊपर कितने चार्जेस आएंगे टोटल, 4 इंटू -0.54 तो कितने होता है -2.16 क्या, बेरिलियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन से आ रहा है, इस ऑक्सीजन से आ रहा है, देखो ऑक्सीजन से आ रहा है, राइट, बेरिलियम के ऊपर। तो बेरिलियम के ऊपर ऑक्सीजन से -0.26 जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तब आ रहा है। पहले बेरिलियम के पास कितने थे, बेरिलियम 2+ था ना पहले, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने से पहले, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद क्या बना, ये बन गया। अब ओवरऑल चार्ज तो फिर कितने हैं, ओवरऑल चार्ज अभी ओवरऑल चार्ज कितने हैं, दोनों को कर दो, -2.16 प्लस 2.00, ओवरऑल चार्ज है -0.16, मतलब अभी बेरिलियम क्या है, बेरिलियम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नेगेटिव फॉर्मल चार्ज के साथ है, बेरिलियम के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज सिस्टम में वो नेगेटिव है -0.16। देख लिए जो एक्सेप्टेबल है, मैंने क्या बोला, बेरिलियम हमेशा, मेटल हमेशा क्या करेगा, नोट करना, +-1 के बीच में अगर मेटल का चार्जेस रहा तो वो स्टेबल बनता है, और बहुत लो नेगेटिव चार्ज है, बहुत लो नेगेटिव वैल्यू है, मतलब बेरिलियम को अभी कितना वैल्यू मिल रहा है, -0.16। तो जब ऑक्सीजन बेरिलियम को नेगेटिव चार्ज दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब बेरिलियम भी तो पॉजिटिविटी शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ, राइट, तो बेरिलियम ऑक्सीजन को कितना देगा, 0.14 0.54 देगा। तो अब बोलोगे ठीक है, अब बेरिलियम भी ऑक्सीजन को इतना दे रहा है, मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी 2.16 तो उसको भी 2.16 होगा, टोटल 4 को टोटल इतना डोनेट करेगा। लेकिन अब बात बताओ, ये क्या बस ऑक्सीजन एटम है, ये तो ऑक्सीजन एटम है नहीं, ये तो H2O मॉलिक्यूल है, समझे ना, ये तो H2O मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज रहेगा वो तो इस बॉन्ड के ऊपर डोनेट करेगा, जैसे इस बॉन्ड के ऊपर डोनेट डिपेंड कर रहा है, इस बॉन्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सिस्टम ले रहा हूँ, मतलब मान लो ये सिस्टम ले रहा हूँ मैं, और इस सिस्टम में इस बॉन्ड को कंसिडर करूँगा मैं OH2, ठीक है, और इसमें भी मैं एक OH बॉन्ड को कंसिडर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि सेम ही तो बात है ना, OH एक लूँगा, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दूँगा, सेम वैल्यू आ जाएंगे। तो मैं OH पार्ट को ले रहा हूँ, तो OH बॉन्ड का मुझे क्या करना है, OH बॉन्ड का आयोनिक कैरेक्टर देखना है। तो ये कहाँ से आ रहा है, बेरिलियम किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, इतना पॉजिटिव वैल्यू ये, ठीक है, कोवैलेंसी के थ्रू। अब इस बॉन्ड का आयोनिक कैरेक्टर कितना है बताओ, इस बॉन्ड का आयोनिक कैरेक्टर कितना है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 का वैल्यू है 2.1, तो मतलब डेल्टा का हमें पता है कि 1.4 है। आप फॉर्मूला लगाएंगे तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयोनिक क्या आएंगे, 0.16 डेल्टा काई प्लस 0.035 डेल्टा काई स्क्वायर, ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 100 करना है मुझे। करने के बाद अगर 1.4 वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेंगे आयोनिक कैरेक्टर का OH बॉन्ड का 29.26%, मतलब नियरली क्या है 29% वैल्यू हमें क्या मिलेंगे, आयोनिक कैरेक्टर। क्लियर ना। अब मुझे बताओ, ये पहले बेरिलियम क्या था, इसको साथ कंपेयर करके दिखाना है। पहले क्या था, बेरिलियम 2+ एक आयन था, पहले बेरिलियम 2+ एक आयन था कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने से पहले। क्लियर ना। अब जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, क्या आ गया, कोवैलेंसी आ गया। कहाँ गया बॉन्ड फॉर्म जब कर लिया, ये जो बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड है क्या है हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड में। ये सारा क्या है, CCB है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। मतलब जब बॉन्ड फॉर्म कर गया H2 मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कोवैलेंसी आ चुका है, पहले आयोनिक था, कोवैलेंसी आ चुका है। तो इसलिए देखो, पहले 2+ आयोनिक कैरेक्टर था, कोवैलेंसी कितना आया
कोवैलेंसी कितना आया, एक ऑक्सीजन से -0.54, एक ऑक्सीजन से -0.54 आ रहा था, 4 ऑक्सीजन से कितना आया टोटल -2.16। तो आयोनिक पहले था, कोवैलेंसी इतना आया, ओवरऑल दोनों को ओवरऑल चार्ज निकाले तो दोनों का करके -0.16 आया। अब बताओ सिमिलर तरीके से पहले जो ऑक्सीजन होगा तो जो टोटल ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज, मतलब ये जो H2O मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है और इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो मुझे इस बॉन्ड का कैलकुलेट करना है कि BO बॉन्ड में ओवरऑल कितने चार्जेस है, ठीक है। तो B तो मैंने निकाल लिया -0.16, राइट। मुझे ऑक्सीजन के ऊपर निकालना है, तो ऑक्सीजन तो नहीं है ऐसा कि बस बेरिलियम के साथ कनेक्टेड है, नहीं, इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो इसके साथ कितना कोवैलेंसी गेन कर रहा है, क्योंकि हमें बेरिलियम का कोवैलेंसी निकाल लिया हमने -2.16, क्लियर, 100% क्लियर करके बेरिलियम का ओवरऑल चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिए। ऑक्सीजन का ओवरऑल चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन का नीट चार्ज क्या होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इस बॉन्ड को कंसीडर करना है। तो ये बॉन्ड तो जनरली क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है हमें, ये जो बॉन्ड पहले है। तो अब इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। तो जो आयनिक कैरेक्टर हमने कैलकुलेट किया वो क्या हुआ 0.29। अगर उसको फ्रैक्शन में निकाले, फ्रैक्शन ऑफ आयोनिक, देन क्या होगा उसका वैल्यू, देन क्या होगा 0.29%, 0.29 वैल्यू होगा फ्रैक्शन में, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, 0.29। तो एक OH बॉन्ड का आयोनिक कैरेक्टर कितना है, 0.29। और कितने OH बॉन्ड है, 1 2 का कितना है बताओ, 2 का आयनिक कैरेक्टर टोटल कितना है, 2 × 0.29, 0.58 हमें मिल चुके हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या शेयर कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, आयनिक कैरेक्टर गेन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ऑक्सीजन, वो कौन सा जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन जो गेन कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है। तो जो हमें आयोनिक कैरेक्टर मिलेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बेरिलियम को दे रहा था, इसलिए बेरिलियम को जब दे रहा था इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया। तो जिसको देगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा उसके ऊपर नेगेटिव देंगे हम। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बढ़ेगा क्योंकि खींचेगा ऑक्सीजन इस तरीके से। तो हमें मिल चुका है -0.58, ठीक है, -0.58 वैल्यू, क्लियर। किसके लिए कहा गया, ये देखो 1 2, मतलब इस पार्टिकुलर ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। ओके, तो एक हाइड्रोजन एटम के लिए कितने चार्ज मिलेंगे बताओ, एक हाइड्रोजन एटम के लिए हमें ये क्या मिल चुके हैं। चलो अभी ऑक्सीजन कर लेते हैं, हाइड्रोजन पे बाद में आ रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन के टोटल आयनिक कैरेक्टर कितने होंगे, -0.58, क्लियर ना। देखो एक H2O, फिर दोनों के लिए 2 OH बॉन्ड के लिए हमें -0.58 आ चुका है। तो ये आयनिक कैरेक्टर है ऑक्सीजन का टोटल। तो ये अभी एक OH, एक इस सिस्टम के लिए टोटल कितने सिस्टम है, 2 3 4 सिस्टम है। तो 4 इंटू दिस टोटल कितने होंगे, -0.58 इंटू 4 कितने होते हैं बताओ। जो भी होता है रहने दो अभी फ़िलहाल, ओके कर लेते हैं। ओके सो नाउ 2.32 -2.32 हमें मिल चुके हैं टोटल ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्जेस है। तो ऑक्सीजन टोटल कितना गेन कर रहा है OH बॉन्ड से, टोटल OH बॉन्ड से, 2 OH बॉन्ड से बताओ, 2 OH बॉन्ड से टोटल गेन कर रहा है -0.58 आयोनिक कैरेक्टर। ऑक्सीजन के पास कोवैलेंट कैरेक्टर बेरिलियम से कितना आ रहा था, ऑक्सीजन को बेरिलियम से कितना कोवैलेंट, देखो ओवरऑल देखना है चार्जेस, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बेरिलियम कितना दे रहा था, देखो बेरिलियम ऑक्सीजन को दे रहा है +0.5 पर कोवैलेंसी। ओवरऑल कितना हुआ टोटल फिर ऑक्सीजन के ऊपर, मैं एक ऑक्सीजन कंसीडर कर रहा हूँ, वन ऑक्सीजन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, इसका मतलब मत सोचो डबल नहीं, यहाँ पे 2 इसलिए क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है इसलिए। तो एक ऑक्सीजन कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये ऑक्सीजन को आ रहा है टोटल चार्ज -0.58, बेरिलियम से कितना +0.54, टोटल कितना -0.04। एक ऑक्सीजन को इतना, 4 ऑक्सीजन को कितना टोटल ओवरऑल सिस्टम में कितने आएंगे, -0.04 इंटू 4 दैट मीन्स -0.16। ये वैल्यू आ गया 4 ऑक्सीजन के ऊपर चार्जेस। देखो होल सिस्टम में ऑक्सीजन के ऊपर चार्जेस कितने हैं, होल सिस्टम में ऑक्सीजन के ऊपर चार्जेस 4 टोटल सिस्टम में, एक ऑक्सीजन के ऊपर -0.04 इतना कम। बेरिलियम के ऊपर कितने हैं, देखो ओवरऑल चार्जेस -0.16 ज़्यादा है ना। अब 4 ऑक्सीजन के ऊपर टोटल -0.16 है, बेरिलियम के ऊपर देखो -0.16 है, क्लियर। दोनों नेगेटिव, देखो यहाँ पे मत सोचो कि ये क्या इस तरीके से हो सकता है, बेरिलियम भी
इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है OH बॉन्ड के जो कैरेक्टर है उससे। तो दोनों बॉन्ड को आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर देख के हमने डिसाइड कर लिया। क्योंकि पहले क्या था, मैं रिवीजन कर देता हूँ एक बार, देखो पहले बेरिलियम 2+, पहले कहा गया पहले बेरिलियम 2+ क्या था, आयनिक था। बाद में जब वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, फिर हमने 2+ और कोवेलेंसी जितना आ रहा है उनका डिफरेंस निकाला। कोवेलेंसी से माइनस आ रहा था, पहले 2+ था, निकाला डिफरेंस, ये आया, मतलब बेरिलियम के पास अभी इतना है। पहले आयनिक था, बाद में कोवेलेंसी निकाल के हमने ये किया। ये और कहा गया ये देखो ऑक्सीजन कहा था BE ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड था BE और ऑक्सीजन के बीच में क्या था, पहले क्या था, पहले ऑलरेडी हमें कोवैलेंसी मिल चुका है। कौन सा वैल्यू है कोवैलेंसी का, ये -0.54 है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है 0.54 प्लस 0.54 बेरिलियम से ले रहा है। ये क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर है। अब कोवैलेंट कैरेक्टर तो हमें पता चल गया, तो ये तो बस ले रहा है, हो गया, बेरिलियम ऑक्सीजन के बीच में हो गया। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 हाइड्रोजन के साथ एडजस्ट है, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना खा रहा है, इसका जो चार्जेस है उसका। तो टोटल देखो आयनिक कैरेक्टर से क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन एटम है OH बॉन्ड के थ्रू क्या आ रहा है, उसका आयनिक कैरेक्टर 29%, मतलब 0.29 आ रहा है। तो टोटल कितना है 2 के लिए -0.58 आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को खींच रहा है, वो ऑक्सीजन के वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को वो खींच रहा है। अब जब ऑक्सीजन को वो खींचेगा, मुझे बताओ, तब उसके ऊपर टोटल आयनिक कैरेक्टर इतना आएगा। तो यहाँ पे पहले कोवैलेंट था, अभी आयनिक ये आया, अभी डिफरेंस कितना है ये निकाल लिया हमने। एक ऑक्सीजन के लिए 4 के लिए कितना है निकाल लिया हमने। क्लियर हुआ ना। अब जब ये निकाल चुका है 4 के लिए, अब देखो कंक्लूजन लिखता हूँ मैं। अब एक सिंपल बात अब बताओ, जब ऑक्सीजन जब कहा गया ये देखो 29% क्या हो रहा था, 29% क्या है यहाँ पे, 29% आयनिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले रहा है, एक हाइड्रोजन से ले रहा है। अब हाइड्रोजन से जब लेगा तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से 0.29 ले रहा है, सोचो आयनिक कैरेक्टर। तो हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जब पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सिस्टम इससे खींच रहा है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो अगर इससे -0.29 ले रहा है, मतलब इस माइनस नेगेटिव वैल्यू जो है, ठीक है, तो इसको ऑपोजिटली क्या होगा, अपने आप इसके ऊपर प्लस 0.29 चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अगर इससे -0.29 खींच रहा है, इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्लस 0.29 क्रिएट हो जाएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन है। तो 8 हाइड्रोजन के ऊपर कितने चार्जेस होंगे, 8 हाइड्रोजन के ऊपर कितने चार्जेस होंगे, 8 × प्लस 0.29, दैट इज इक्वल्स टू प्लस 2.32, राइट। तो देखो सारे एटम्स के हमने निकाल लिए। अब ये जो सिस्टम मैंने पहले ड्रॉ किया था, देखो BeH2 ओवरऑल चार्ज 2+ है ना। अब देखो मैजिक देखो, टोटल बेरिलियम के ऊपर कितने चार्जेस है, -0.16, बेरिलियम के ऊपर -0.16। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्जेस है, -0.16, नो प्रॉब्लम। टोटल हाइड्रोजन है, उसके ऊपर कितने चार्जेस है, 8 हाइड्रोजन प्लस 2.32। टोटल कैलकुलेशन करोगे, टोटल कितने आएंगे चार्ज, +2, और +2 क्या है, ये वाला है, नोट करो, मेन जो कॉम्प्लेक्स है वो। तो +2 ओवरऑल चार्ज किस तरीके से आ रहा है आपको पता चला, ये +2 किस तरीके से गेन कर रहा है सिस्टम, और इस सिस्टम में हर एक एटम के ऊपर चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आ गया ना। तो ये होता है हमारा प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो BeH2 के लिए हो रहा है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप करना, ग्रुप में पोस्ट करना, ग्रुप में मास्ट पोस्ट करना, मैं पूछूंगा सबसे, या फिर इसको मैं एज ए असाइनमेंट बना के दे दूंगा। ठीक है, अभी कर रहा हूँ, लेकिन असाइनमेंट बना के मैं दे रहा हूँ थोड़ी देर में, ओके। और ग्रुप में पोस्ट मस्ट करना इसको, ठीक है, असाइनमेंट तो करना ही है, ग्रुप में भी पोस्ट करना, बस करना, इसका करो BeOH2 होल 6 इसका करना। बेरिलियम सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रॉब्लम में है। और दूसरा प्रॉब्लम एक और करना, एल्यूमिनियम का, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बता रहा हूँ आपको, OH2, ठीक है, OH2 होल 6 3+, ठीक है, 3+, इन दोनों सिस्टम का करना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, इसको करके मुझे ग्रुप में पोस्ट करो। अभी इसका जो +2 और +3 किस तरीके से आ रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर कितना है, वो सॉल्व करके मुझे बताना। क्लियर ना, ओके। चलो मैंने सिखा दिया आपको किस तरीके से करना है। चलो एक और एग्जांपल लूँ क्या, तो फिर इजीली आप समझ जाओगे, वो बहुत फास्ट करूँगा मैं आपको। चलो एक और एग्जांपल मैं इस तरीके का ले रहा हूँ, सेम प्रॉब्लम, सेम टाइप के प्रॉब्लम,
NH3 होल 4 NH3 लिया यहाँ पे, ठीक है, NH3 होल 4 2+, क्लियर। तो पहले में क्या करना है, मुझे बेरिलियम का और नाइट्रोजन का बॉन्ड कंसीडर करना है, बेरिलियम और नाइट्रोजन, इसमें आयनिक कैरेक्टर देखना है। बेरिलियम का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.5 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 3.0 होता है। तो डेल्टा काय हमें मिल जाएंगे यहाँ पे 1.5 मिल चुका है डेल्टा काय। अब परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना होगा बताओ, वो फार्मूला यूज़ करके क्या फार्मूला था, 0.16 इंटू डेल्टा काई प्लस 0.035 डेल्टा का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 100 जो होगा वो हमारा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अगर डेल्टा का की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आएंगे 32%, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर कितने होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर कितने होंगे 32, ओके 68% कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर मिल चुके हैं, मतलब इसमें 0.32 आएगा यहाँ पे, बस कंट्रीब्यूशन यहाँ का फ्रैक्शन कितना 0.68, ठीक है। तो पहले क्या था बेरिलियम एज ए, यहाँ पे भी बेरिलियम एज ए क्या था, बेरिलियम 2+ मतलब आयनिक कैरेक्टर था इसके अंदर, तो हमें कोवेलेंसी देखना है इसके अंदर कितना आया। तो अभी कितना आया, एक 0.68 आ रहा है। 68 कहाँ से आ रहा है बताओ, 68 कहाँ से आ रहा है, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन एटम से, एक नाइट्रोजन एटम से 68 आ रहा है। ओके देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने किया था, कहा गया ये देखो बेरिलियम पहले +2 था, अब क्या हो रहा है 4 ऑक्सीजन से 0.5 पर क्या आ रहा था और नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा था, यहाँ पे नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 4 यहाँ पे भी क्या होगा सिमिलर वे में क्या होगा, सिमिलर वे में 4 मल्टीप्लाइड बाई -0.68 करना है हमें, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई -0.68 करना है हमें, और हमें वैल्यू क्या मिलेंगे, हमें वैल्यू क्या मिलेंगे, जो वैल्यू मिलेंगे वो होंगे इस तरीके का। ओके इसको मैं किस तरीके से लिखूँ, ओके करना है मुझे 4 × 8 2.72, ठीक है 2.72 -2.72, चलो -2.72 आ गया किससे ना, टोटल ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, बेरिलियम दिस अमाउंट ऑफ चार्ज ऑक्सीजन को, सॉरी गलत लिख लिया, ऑक्सीजन ये इस अमाउंट ऑफ चार्ज को ऑक्सीजन क्या करेगा, बेरिलियम को डोनेट करेगा, ठीक है। तो बेरिलियम के ऊपर ओवरऑल कितना है, बेरिलियम के ऊपर ओवरऑल कितना है बताओ, पहले कितना था आयोनिक में +2, कोवेलेंसी आने के बाद कितना हुआ -2.72 हो गया, तो टोटल कितने पहले मतलब ओवरऑल कितने हैं -0.72 हो गया। देखो बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस है -0.72। अब देखो बेरिलियम हो गया, अब नाइट्रोजन देखना है, नाइट्रोजन मतलब बेरिलियम के साथ नाइट्रोजन एक लिख रहा हूँ, 4 कनेक्टेड है, इस तरीके से 3 कनेक्टेड है, ठीक है। मुझे बस नाइट्रोजन देखना है, बेरिलियम का हो गया। तो बेरिलियम से कोवेलेंसी कितना मिल रहा है, इसका मिल रहा है -0.68, एक से -0.68, टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे, तो फिर बेरिलियम नाइट्रोजन को कितना कोवेलेंसी देगा, प्लस 0.68 देगा, ओके +0.68 नाइट्रोजन को देगा, ओके उसको फिलहाल रहने दो। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंसिडर करो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, काई 3.0 है, हाइड्रोजन का क्या है 2.1 है। अब जब 3.0 और 2.1 कैलकुलेट करोगे, उसका जो अगर परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालोगे, ठीक है, अगर वैल्यू सारे पुट करके देखो, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, वो हमें मिलेंगे 17%, ठीक है। तो पहले ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोवेलेंसी क्यों नहीं निकाल रहा हूँ मैं, आप पूछोगे यहाँ पे कोवेलेंसी क्यों नहीं है, फास्ट में क्यों निकाल रहा था, क्योंकि देखो फास्ट में ऑलरेडी आयोनिक कैरेक्टर था, कोवेलेंसी निकाल के ओवरऑल निकाल रहा था, यहाँ पे कोवेलेंसी ऑलरेडी है, आयोनिक निकाल के ओवरऑल देखना है, मतलब हमेशा ओवरऑल देखना है, जो होगा उसका ऑपोजिट निकालना है। तो ये हमारा आयोनिक था, तो आयोनिक ये हमारा कोवेलेंट से आ रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड से। अब आयोनिक देखना है 17%, मतलब फ्रैक्शन कितने होंगे, फिर फ्रैक्शन कितने होंगे, फ्रैक्शन विल बी 0.17, कहाँ से, एक NH बॉन्ड से, एक NH बॉन्ड से, ठीक है। 3 × NH बॉन्ड से क्या होगा, ये एक NH बॉन्ड से, 3 NH बॉन्ड से क्या होगा, 3 NH बॉन्ड से हमें मिलेंगे 3 × अब बताओ ये नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्या आ रहा है, तो नाइट्रोजन के अगर हम देखेंगे टोटल नाइट्रोजन के 3 NH बॉन्ड से कितने मिलेंगे, 3 × -0.17, कितने -0.51, बस एक NH ग्रुप से, देखो कहा गया सिस्टम, हाँ यहाँ पे एक NH ग्रुप से, लेकिन यहाँ पे टोटल NH ग्रुप कितने 4 है, तो 4 से कितने मिलेंगे, ये हमारा क्या है 1 NH ग्रुप से, 4 NH ग्रुप से कितने मिलेंगे बताओ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -0.51 मल्टीप्लाइड बाई 4, ओके 2.04, इस तरीके -2.04, ओके -2.04, ओके डन, नो प्रॉब्लम। ये हमारा आ गया टोटल नाइट्रोजन के ऊपर, 4 NH ग्रुप से नाइट्रोजन के ऊपर टोटल चार्जेस, ये राइट। अब देखो ये पहले क्या था,
पहले हमें 0.68 था, पहले हमें 0.68 था, अभी कितना आया नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर कितने आएंगे ओवरऑल, नाइट्रोजन के ऊपर ओवरऑल कितना मिलेंगे, ओवरऑल मिलेंगे हमें पहले माइनस जीरो पॉइंट गलत कर रहा हूँ मैं, माइनस 2.04 टोटल। देखो 4 के लिए, 4 NH3 ग्रुप के लिए, मतलब पूरे सिस्टम के लिए, और ये प्लस वैल्यू है प्लस 0.68 किसके लिए आ रहा था बताओ, 0.68 किसके लिए आ रहा था, नोट करना 0.68 आयनिक कैरेक्टर किसके लिए, एक बेरिलियम नाइट्रोजन, एक बेरिलियम नाइट्रोजन बॉन्ड है, टोटल बॉन्ड कितने बेरिलियम नाइट्रोजन 4 है, तो 0.68 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। तो आप करोगे तो कितने आएंगे, तो हमें मिलेंगे प्लस 0.68 करने के बाद, ओके मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया, बस करना, प्लस 0.68 मिल जाएंगे आपको, ओके डन। प्लस 0.68 नाइट्रोजन के ऊपर ओवरऑल चार्ज हमें मिल चुके हैं। प्लस 0.68 वैल्यू देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 0.68 वैल्यू नाइट्रोजन के ऊपर ओवरऑल आ रहा है। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन को किस तरीके से देखना है, सिंपल वे है, कितने हाइड्रोजन से 4 NH3 ग्रुप है, एक NH3 में 3 ग्रुप है, टोटल 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन में कितने होंगे, देखो एक हाइड्रोजन में कितना आ रहा है, कितना घट रहा है हाइड्रोजन से 0.1 से घट रहा है आयनिक कैरेक्टर, राइट। तो 4 में से टोटल कितना घटेगा, 12 में से 12 इंटू माइनस 0 प्लस 0.17, क्योंकि नाइट्रोजन जब खींच रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज जनरेशन होगा, कितना पॉजिटिव होगा 12 हाइड्रोजन के लिए 12 इंटू दिस, तो जो वैल्यू मिलेंगे शायद टोटल वैल्यू मिलेंगे 2.04, ठीक है। अब टोटल निकालते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन का ओवरऑल हो गया, तो 3 ओवरऑल वैल्यू मिला, एक बेरिलियम के लिए कितने मिले थे, ये वाला माइनस 0.72, बेरिलियम के लिए माइनस 0.72 ओवरऑल, नाइट्रोजन के लिए कितने मिले थे प्लस 0.68 टोटल, ठीक है टोटल लिख रहा हूँ मैं, और 12 हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन के लिए 12 हाइड्रोजन के लिए कितने मिले हैं प्लस 2.04, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। आप करो टोटल कैलकुलेशन करने से क्या होगा, प्लस 2.04 प्लस 0.687 माइनस 0.72, ओके अब 6 से ओके 2, तो टोटल अगर निकालोगे तो हमें मिलेंगे प्लस 2, कहाँ पे था, कहाँ गया, मैच हो रहा है ना, समझ गए किस तरीके से करना है हमें। अब वो जो मैंने होमवर्क दिया उसको आप करो और करके मुझे सेंड करो। अब क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी फर्स्ट आयनिक कैरेक्टर से निकाला, इसका एप्लीकेशन क्या होती है बताओ, इसका एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन इसको अप्लाई भी करना है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आए तो इसको अप्लाई भी करना होगा ना। तो देखो मैं 3 कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, PaO4, इसको अभी हमने निकाला, ठीक है। इसमें बेरिलियम के ऊपर चार्जेस कितने थे माइनस 0.16, अभी हमने किया। सिमिलरली अगर BeNH3 के लिए जो हमने अभी किया होल 4, वो क्या होंगे 2+, यहाँ पे बेरिलियम के ऊपर कितने होंगे माइनस 0.72, ठीक है। और मैंने आपको जो होमवर्क दिया कहा गया बेरिलियम H2 होल 6, ठीक है, बेरिलियम H2 होल 6 2+, मतलब ये वाला बेरिलियम OH2 होल 6 2+, इसका अगर बेरिलियम का निकालोगे वो हमें वैल्यू मिलेंगे माइनस 1.24, देखो नोट करना। तो अब मुझे बताओ मेटल क्या नेगेटिव चार्ज प्रीफर करता है, नहीं करता। तो जब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है मेटल के ऊपर, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, वहाँ पे क्या मेटल वो कॉम्प्लेक्स के स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें हम, तो देखना बेरिलियम के ऊपर ओवरऑल फॉर्मल चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करके आप बता सकते हो ना किसका स्टेबिलिटी होगा। तो हमारे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो मिल चुके हैं। तो इस टाइप के जो अगर कॉम्प्लेक्स दे दिए है सिस्टम में, आपको क्या करना है मेटल के ऊपर जस्ट निकालो, ये लिगेंड विगेंड का कुछ नहीं करना, बस मेटल के ऊपर टोटल जो फॉर्मल चार्ज क्रिएट होंगे उसको निकालो, तो हमें क्या मिल जाएंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना मज़ेदार। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ मैं ऐड करूँगा, ये जो चीज़ है ना, मैंने बोला था मेटल के ऊपर हमेशा +-1 चार्जेस रहना है। यहाँ पे मेटल के ऊपर कितने चार्जेस रह रहा है बताओ, -1.24, नॉट फेवरेबल राइट, नॉट फेवरेबल राइट। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, मतलब ये अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है ये कॉम्प्लेक्स, स्टेबल नहीं होता, फॉर्म करोगे भी तो रहेगा नहीं इस फॉर्म में, ठीक है। तो हो गया, तो इस तरीके का एप्लीकेशन आप कर सकते हो। अब मान लो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस किया कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट मैं एक और एग्जांपल, ये एप्लीकेशन नंबर 1 था, एप्लीकेशन नंबर 2 दे रहा हूँ।
सेकेंड एप्लीकेशन में क्या करूँगा मैं, 2 कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो एम मतलब BeH2O होल x 2+, और x का वैल्यू एक बार 4 है, x का वैल्यू एक बार 6 है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, देखो मतलब एक बार क्या होगा, BeOH2 होल 4 होगा, और एक बार होगा क्या, BeOH2 होल 6 होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे भी 2+ है, अब मुझे बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लिगेंड्स तो सेम है, सारे मेटल भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेटल का सेम है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, बेरिलियम H2 होल 6 में देखो -1.24 होगा, मतलब इसमें आप बोल सकते हो माइनस क्या होगा 1.24, 100% करेक्ट है। यहाँ पे कितना है -0.16। अब बोलोगे ऑफकोर्स दिस इज स्टेबल, एकदम 100% करेक्ट है, दिस इज द और स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्रिएट होता है, कंक्लूजन के लिए मैंने फिर से ये एग्जांपल दिया, कंक्लूजन क्रिएट होता है। इसको अगर आप ये थियोरेटिकली मैथमेटिकली ना बोल के नॉर्मली बोलोगे, सिंपल लॉजिक से समझा पाओगे। देखो 6 कोऑर्डिनेटेड बेरिलियम है, 4 कोऑर्डिनेटेड बेरिलियम है, राइट। और दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ही डोनेट कर रहा है बेरिलियम को। अब बताओ अगर दोनों में सारे सिचुएशन सेम है, बस कोऑर्डिनेशन अलग है, आप बताओ मुझे 6H2O मॉलिक्यूल मतलब 6 ऑक्सीजन एटम ज़्यादा डोनेट करेगा या फिर 4 ज़्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन? ऑफकोर्स 6। अगर 6 ज़्यादा डोनेट करेगा बेरिलियम के ऊपर, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर, एज इट इज़। इसके ऊपर थोड़ा सा कम होगा, एज इट इज़। दैट्स वाई यू कैन टेल दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज मच मोर स्टेबल। कंक्लूजन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है हमें, इसको कैलकुलेट नहीं भी करते चलता, अगर सारी चीज़ें सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होता है हमेशा, ठीक है। अब चलो कोऑर्डिनेशन नंबर को फिक्स करके लिगेंड बदल देते हैं हम, फिर क्या होता है। तीसरा एप्लीकेशन, बेरिलियम OH2 होल 4 2+, अच्छी बात है। दूसरा बेरिलियम, लिगेंड बदल दूंगा मैं अभी, NaHT होल 4 2+, मैंने लिख लिया। अब इसमें क्या होगा, नोट करो अच्छे से, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन एटम बेरिलियम को डोनेट कर रहा है। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन एटम बेरिलियम को डोनेट कर रहा है, क्या, अपना लोन पेयर। अब बताओ कौन इजीली डोनेट करेगा, कौन इजीली डोनेट करेगा बताओ, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन दोनों से। बाकी तो डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, राइट। हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। अब बताओ दोनों में से कौन इजीली डोनेट करेगा। अब बताओ डोनेट कौन करता है, जो पकड़ के नहीं रखता वो डोनेट करता है। अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखूँगा, मैं डोनेट किस तरीके से करूँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो मुझ जो पकड़ के नहीं रखता वो डोनेट करेगा, मतलब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखना होगा। EL ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है। जो नाइट्रोजन पकड़ के कम रखेगा मोर डोनेशन करेगा, मोर डोनेशन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पकड़ के थोड़ा सा कम रखेगा, डोनेशन ज़्यादा करेगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, लेस डोनेशन करेगा। अगर लेस डोनेशन करेगा तो मेटल के ऊपर, दोनों का बाकी कंडीशन सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कौन ज़्यादा फॉर्म करेगा, जो ज़्यादा डोनेट कर रहा है। दैट मीन्स इसमें मेटल के ऊपर डबल माइनस मान लो, ज़्यादा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसमें सिंगल माइनस मान लो, इस तरीके से डोनेट करेगा। फिर बड़ा माइनस मान लो, बस समझने के लिए, बड़ा माइनस छोटा माइनस, ठीक है, इतना समझने के लिए, बस कुछ लॉजिक नहीं इसके पीछे। तो ये इस तरीके से, मतलब फिर जिसमें ज़्यादा डोनेशन होगा, ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा डोनेशन होगा, इसमें कम डोनेशन, मतलब इसमें मेटल के ऊपर मोर नेगेटिव चार्ज है देन दिस। अगर कैलकुलेट भी करोगे, देखो कैलकुलेशन से भी मैं अगर दिखाऊँ तो देखो इसमें ज़्यादा डोनेशन है, -0.72 मेटल का जो फॉर्मल चार्ज है, इसमें क्या है -0.16, फिर भी ये स्टेबल था। तो इस लॉजिक से तो समझा पाओगे ही, नॉर्मल लॉजिक से भी आप समझा पाओगे कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इनक्लूड करके, राइट, क्लियर, अच्छी बात है। तो हमने आयनिक कैरेक्टर से किस तरीके से चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होता है वो हमने सीख लिया। अभी एक और फैक्ट है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब देखना है पाई बैक बॉन्डिंग से किस तरीके से वो फॉर्म होता है, मतलब आयनिक कैरेक्टर पाई बैक बॉन्डिंग से किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होगा उसको देखना है। अब पहली क्वेश्चन ये है, पाई बैक बॉन्डिंग होती क्या है, पाई बैक बॉन्डिंग होती क्या है, चलो सिंपल लॉजिक में समझ देता हूँ। दूसरा है पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा हमारा, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। पाई बैकबोन के थ्रू हमारा, बैकबॉन्डिंग के थ्रू हमारा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होगा। हाउ, किस तरीके से होगा ये, पहले मेटल क्या करेगा, कोई भी लिगेंड होगा उसके साथ, उसके से इलेक्ट्रॉन लेगा और वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, आपको ऑलरेडी पता है। अब अगर मेटल
क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, मेटल फिर से लिगैंड के इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो होगा पाई, और उसको हम बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। अब जब सिग्मा आ रहा है इलेक्ट्रॉन और जब ज़्यादा हो रहा है, जब सिग्मा आ रहा है और ज़्यादा हो रहा है मेटल के पास, वो पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू फिर से लिगैंड को वापस कर रहा है, राइट। जब फिर से लिगैंड को वापस करेगा, मतलब यहाँ पे एक इस फेनोमेना को एक चीज़ बोलते हैं, अगर मैंने बताया था ऑलरेडी, फिर से बता रहा हूँ, सिनर्जिक इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, लिगैंड मेटल को सिग्मा बॉन्ड डोनेट करता है, साइमल्टेनियसली मेटल लिगैंड को पाई बॉन्ड डोनेट करता है, मतलब सिग्मा पाई इंटरेक्शन एक साथ हो रहा है, सिग्मा एंड पाई इंटरेक्शन एक साथ हो रहा है, मतलब बैक बॉन्डिंग को वापस दे रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन खिलाया लिगैंड और फिर इसको ये उल्टी करके फिर से लिगैंड के ऊपर ही फेंक रहा है इलेक्ट्रॉन, तू रख ले इलेक्ट्रॉन, मुझे इतना नहीं चाहिए, पहले भूख था, भूख मिट गई है, इतना भूख नहीं चाहिए, लिगैंड को जब मांगा लिगैंड बहुत सारा दे दिया, फिर इसने कर दिया उल्टी फिर से, क्लियर। अब पाई और सिग्मा बॉन्ड एक साथ फॉर्म होगा तो उसको हम सिग्मा सिनर्जी इफेक्ट बोलेंगे, जो यहाँ पे क्रिएट होता है। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सारे लिगैंड्स क्या बैक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है लिगैंड, लेकिन लिगैंड के पास क्या है, जगह नहीं है रखने के लिए, बैक बॉन्डिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है लिगैंड के पास मेटल से, वो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह नहीं है, देने के लिए तो है क्योंकि सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, बस दे रहा है, इट्स ओके, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बैग में, मेरे घर में जगह नहीं है किसी और को रखने के लिए, एक्स्ट्रा को रखने के लिए, क्योंकि ये दे तो रहा है बट दोनों शेयर भी तो कर रहा है ना, दैट मीन्स ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जब और एक्स्ट्रा लेगा इससे तो फिर अनस्टेबिलिटी बन जाएगा फिर से ऑफकोर्स। तो इस सिस्टम को समझने के लिए क्या करना, हमें उस टाइप को, ये जो पाई बैक बॉन्डिंग होती है ना, इसके साथ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसलिए इसीलिए कुछ स्पेसिफिक लिगैंड ही इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, सारे लिगैंड नहीं। आयोनिक जो आयोनिक कैरेक्टर जो इंक्लूड हो रहा था वहाँ पे सारे लिगैंड उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी दुनिया की कॉम्प्लेक्सेस पार्टिसिपेट कर सकता है, बट इस केस में बस कुछ चुनिंदा लिगैंड ही पार्टिसिपेट कर सकता है। वो लिगैंड कौन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय डेफिनेशन पाई एसिड लिगैंड। क्यों पाई एसिड लिगैंड नाम है, एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे कौन एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल से लिगैंड पाई बॉन्ड के थ्रू उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए जो लिगैंड इस तरीके का प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम बोलते हैं पाई एसिड लिगैंड। इसका एग्जांपल है ये CN- CO कार्बोनिल PR3 लाइक द, और भी है फेमस एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। CN- CO अगर मैं क्लियर करके लिख देता हूँ इसको, बहुत फेमस है ये तीनों लिगैंड, बहुत खतरनाक और बहुत फेमस है, CO CN- और PR3 ... और बहुत सारे हैं, ठीक है। ये लिगैंड क्या कर सकते हैं, पाई एसिड कैरेक्टर शो कर सकते हैं और बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन अराइज होता है बैक बॉन्डिंग से किस तरीके से मेटल लिगैंड का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है, किस तरीके से होता है, चलो वो भी देख लेते हैं एक एक करके। हाउ, उसके लिए मैं क्या सिंपली एक चीज़ लेता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से बैक बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है। देखो मान लो मेटल था, यहाँ पे CN- था, और मैं तोड़ के लिखता हूँ थोड़ा, CN- था, इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, देखे जो फॉर्म हुआ M- मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और C ट्रिपल बॉन्ड इन, मतलब हर चीज़ परफेक्ट है, फॉर्म हो गया। अब क्या करेगा मेटल, हमेशा इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर कट बात है ना। तो इस तरीके से चीज़ें पार्टिसिपेट करता है। CN- के लिए आप CO ले लूँ तो मेटल पहले था, CO इस तरीके से रहता था, अब ये आएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ये देगा इसको, फॉर्म क्या होगा, M सिंगल बॉन्ड CO+, और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डोनेशन के बाद मेटल इसको यहाँ पे फेंकेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, फिर मेटल डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से बैक बॉन्डिंग होता है। ये जो हो रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सॉरी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये हो रहा है हमारा बैक बॉन्डिंग। ये क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा बैक बॉन्डिंग। ये जो हो रहा है हमारा, ये होता है बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग होने के लिए मैंने क्या बोला, लिगैंड के पास जगह रहना चाहिए। अब किस तरीके का जगह लिगैंड के पास रहेगा, लिगैंड का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट रहना चाहिए। कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट रहना चाहिए, उसको मैं डिस्कस करूंगा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। CO CN लिगैंड लेके ही, ये जो पाई एसिड लिगैंड है ये किस तरीके से एक्सेप्ट करता है उसको मैं डिस्कस करूंगा वहाँ पे। यहाँ पे करूँगा तो बहुत चीज़ें एक साथ इंक्लूडेड हो जाएगा। अभी मान लो इसके पास जगह रहती है, और याद रख लो इस लिगैंड्स को, और बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से रहता है, ठीक है।
पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके। तो ये हो गया, इस तरीके से COCN डोनेट एक्सेप्ट कर सकता है पाई एसिड लिगैंड के साथ, और इस तरीके से वो बैक बॉन्डिंग होता है। अब मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ पूरा कॉम्प्लेक्स का, और पूरा कॉम्प्लेक्स का लेके मैं आपको समझा देता हूँ। ApCN होल 6 4 अगर इसको आप ड्रॉ करोगे, क्या होगा? Fe बोलोगे ओके अच्छी बात है, इस तरीके का होगा। इस तरीके का होगा, ठीक है। तो इस केस में किस तरीके से डोनेशन होगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नोट करना अच्छे से, ये 4 एक ही प्लेन में है और अब बिलो है, तो 6 लिगैंड यहाँ पे डोनेट कर रहा है, और ओवरऑल जो सिस्टम का चार्ज है वो क्या है? 4 ओके। तो मैंने क्या दिखाया थोड़ी देर पहले? मैंने ये दिखाया कि देखो हमेशा मेटल को जब लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, CN डोनेट कर रहा है, तो मेटल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उस नेगेटिव चार्ज को बैक बॉन्डिंग करके नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मेटल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम का चार्ज देखो 4 ये फिक्स्ड है। यहाँ से अगर आयरन का ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो क्या निकलेगा? Fe2+, जो पहले था सिस्टम में ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉर्मल चार्ज नहीं है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज सिस्टम का वो नहीं है। अब हर एक एटम का देखना है कि जब मेटल को हर एक लिगैंड ऐसे डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मैं ये ले लेता हूँ, बाकी मान लो है नहीं। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इस तरीके का रेजोनेंस, वो अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ मैं, तो मतलब पहले लिगैंड इसको डोनेट कर रहा है, मतलब मेटल के ऊपर क्या आ गया? डेल्टा-, मेटल के ऊपर आ गया डेल्टा-, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर वो माइनस से क्या कर रहा है? यहाँ पे डोनेट कर रहा है और यहाँ पे फॉर्म कर रहा है इस तरीके का। तो क्या होगा ओवरऑल? मैं चेंजेस लिख रहा हूँ, बस चेंजेस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, चेंजेस लिख रहा हूँ बस मैं, देखो चेंजेस लिखूँगा बस मैं, यहाँ पे चेंजेस लिखूँगा कि इस तरीके का ना, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब पता कितना? -1, एक नेगेटिव चार्ज -1। सिमिलरली इसके साथ अगर वो करे तो क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और कोरस्पॉन्डिंग इस नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली इसके साथ करेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी हमारा एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और टोटल 4 नेगेटिव चार्ज था, मान लो आयरन के ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज है, हो गया। तो ये देखो यहाँ पे मैंने जो आयोनिक थ्योरी में समझाया था, टोटल मतलब आयरन के ऊपर कितना है, सारे लिगैंड्स के ऊपर कितने चार्जेस है, सारे चार्जेस मिला के कितना हो रहा था? जो ओवरऑल ऊपर के चार्ज है वो हो रहा था हमेशा +2 +3 हो रहा था, ऊपर मैंने दिखाया आपको थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे भी देखो आयरन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ले लो, बाकी इसमें ये इस तरीके से ले लो, तो क्या होगा? देखो ओवरऑल सिस्टम का, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कुछ, बस डोनेट करेगा वापस करेगा। तो इसलिए क्या होगा? आयरन और CN का डबल बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा बैक बॉन्डिंग के थ्रू। एक सिग्मा बॉन्डिंग है, दूसरा पाई बैक बॉन्डिंग है, सिनर्जी के इफेक्ट, ठीक है। इसके कारण क्या होगा? जो ओवरऑल चार्जेस है, सारे लिगैंड पहले डोनेट कर रहा था मेटल को, मेटल का +4 1 2 3 4 बहुत सारे लिगैंड डोनेट करके मेटल का नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत इंक्रीज कर दिया था। अब मेटल क्या करेगा? सबको बैक करेगा, 3 को बैक कर दिया। अब बोला अब ठीक है, अब मेरे पास -1 आ गया, मतलब मैं स्टेबल हूँ, ठीक है। अब जब मेटल के ऊपर -1 आ चुका है, अब देखो मैंने ये तीनों बॉन्ड लिया, हो सकता ना ये तीनों बॉन्ड ये और ये हो सकता था, क्लियर कट बात है ना, या फिर ये तीनों बॉन्ड ये और ये हो सकता था, या फिर बस ये तीनों हो सकता था, मतलब ये -1 चार्ज नाइट्रोजन के सारे नाइट्रोजन के ऊपर रह सकता है, ओके। -1 चार्ज तो कितने नेगेटिव चार्ज है? 1 2 3, टोटल नेगेटिव चार्ज कितने? -3। नाइट्रोजन कितने? 6, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर कितने आएंगे? -1/2 ऑन 1 नाइट्रोजन। अगर हम फुल कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करें तो हर एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? 1 -हाफ चार्ज आएगा, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, एक दूसरे के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कभी यहाँ पे रहेगा, फिर ये टूट के यहाँ पे बन जाएगा, ये टूट के यहाँ पे बन जाएगा, इस तरीके से मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा हमेशा। तो इसलिए हर एक नाइट्रोजन के ऊपर -हाफ चार्ज होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, क्लियर हुआ ना? क्योंकि देखो -1 3 हो गया, 6 में रहेगा तो -हाफ ऑफकोर्स होगा, तो 6 में कब रहेगा? एक साथ तो नहीं रह सकता, कभी इस 3 पे, मतलब अगर मैंने सिखाया था रेजोनेंस पे, और रेजोनेंस कब पता है? रेजोनेंस हाइब्रिड क्रिएट होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो हमेशा हर एक के ऊपर टोटल ओवरऑल जो चार्ज होता है वो लिखना होता है। तो 6 नाइट्रोजन है, चार्ज 3 है, तो एक के ऊपर कितना रहेगा अगर मैथमेटिक्स करोगे? -हाफ ऑफकोर्स। तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर -हाफ चार्जेस आ रहा है, आयरन के ऊपर -1 चार्जेस, मतलब जो फेवरेबल है, +1 -1, राइट, फेवरेबल है, क्लियर हुआ?
तो ये डबल बॉन्ड बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन के थ्रू भी सिस्टम स्टेबल बना सकता है। और मैंने आपको बोला था जब ये सिस्टम इस टाइप के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, मतलब इस टाइप के बैक बॉन्डिंग या फिर आयनिक कैरेक्टर शो करता है, तब कभी भी सिस्टम अपना जियोमेट्री बदलता नहीं है। देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड था यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड था यहाँ पे भी रहेगा, मतलब जियोमेट्रिकल चेंजेस नहीं होता, नो जियोमेट्रिकल और स्टीरियोकेमिकल चेंज। स्टीरियोकेमिकल मतलब क्या होता है? स्टीरियोकेमिकल मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री, मतलब इसका जो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री होता है वो कभी भी वो चेंज नहीं करता। क्लियर? और मैंने क्या बोला था, आयोनिक कैरेक्टर हर जगह रह सकता है, मतलब इस सेंस इसमें भी आप आयोनिक कैरेक्टर का कंसेप्ट लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लगाने का। यहाँ पे बस आप उसी से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसी कंसेप्ट अप्लाई करके आप मेटल को स्टेबल दिखा सकते हो, मेटल को स्टेबल दिखा सकते हो। क्लियर? ओके, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे आपको एक नया चीज़ में सिखाता हूँ, क्या है पता है? चलो ओके, ये मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पूरी तरीके से हो चुका है। अब मैं एक चीज़ सिखाऊंगा आपको, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि मैंने यहाँ पे, आप पूछ सकते थे ना कि यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पे 1 2 3 4 कहा गया। ओके, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये वाला टोटल मैंने यहाँ पे 1 2 3 डबल बॉन्ड क्यों लिया? यहाँ पे इसका भी तो डबल बॉन्ड करके मैं दिखा सकता था, 4 डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कुछ चार्जेस ही नहीं रहता है ना। मैं डबल बॉन्ड क्यों 3 लिया? यहाँ पे मैंने 3 दिखाया और बोला कि ठीक है -1 स्टेबल है, यहाँ पे -1 यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए मैं रख रहा हूँ। लेकिन 4 भी तो ले सकता था, फिर यहाँ पे 0 होता, 5 ले सकता था, +1 आ जाता, मेटल और ज़्यादा स्टेबल बन जाता। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया ऐसा? क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना मन में, या फिर अराइज नहीं भी हो रहा है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अराइज करवाना, तो वो क्यों है? देखो सिंपल लॉजिक है। हम क्या कंसिडर करें? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक का 4 घर होता है, तो ये DXY है, दूसरा DYZ है, तीसरा DXZ है, चौथा DX² - Y² है, फिफ्थ DZ² है। अब बताओ इस कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये एक, तो इसमें से ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा। VBT देख लिए तो समझ गया है आप, तो ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। बाकी 3 घर क्या करेगा? ये इसके साथ तो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब यहाँ पे D2 और इसका नहीं लिखा मैंने, D2sp3 हाइब्रिडेशन क्रिएट होगा। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड, पाई DX DY DZ होता है ना, ये पाई बॉन्ड मतलब बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसलिए 3 रूम खाली है ना, इसलिए यहाँ पे 3 ही पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, 4 नहीं है। क्लियर? इंटरेस्टिंग था ना? मैंने क्यों 3 के, हर एक लेयर को समझना होगा आपको। अच्छी बात है। चलो हमारा फिर यह हो गया, ये तो ऑक्टेहेड्रल के लिए होगा। अगर हम कुछ स्क्वायर प्लानर लेते सिस्टम, मान लो स्क्वायर प्लानर सिस्टम लेते, देन क्या होता? स्क्वायर प्लानर सिस्टम में क्या होता है? DsP2 हाइब्रिडेशन 1 2 3 4 DX² - Y², ये हम पहले पता था इसकी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता। इसके ऊपर बाद आपको पता है कि हाइब्रिडेशन क्या होता है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? इसमें भी हम 1 2 3 लेंगे, जेड्स का तो नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर रहेगा, ऊपर उसके साथ कुछ होगा ही नहीं, ना पाई होगा ना सिग्मा होगा, पास रहना चाहिए। तो DXY DYZ एंड DZX, इसमें भी 3 पाई बॉन्डिंग इस तरीके से पॉसिबल होगा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में भी। ठीक है, क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। अब सिमिलरली आप सेम केस में क्या कर सकते हो? आप बताओ, सेम केस में आप टेट्राहेड्रल भी कर सकते हो, अब बताओ टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडेशन क्या होता है? फेमस हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। इसमें तो पॉसिबिलिटी है नहीं भाई, इसमें पाई बॉन्डिंग मतलब ऑलरेडी फुलफिल होता है। तो एक और पॉसिबिलिटी होता है, पता है आपको? इससे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक मैं बता देता हूँ आपको, घर लगे हाथ, MnO4-, ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल का एक और स्ट्रक्चर जिसमें हाइब्रिडेशन होता है D3s। और टेट्राहेड्रल में मैंने बोला था डायरेक्टली टच नहीं होता, बस पाई मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। D3s में क्या होता है? बस उसके पास जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी जो हमें कोरस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग मिलती है, मतलब टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडेशन में भी टेट्राहेड्रल होता है, ओके, और D3s में भी टेट्राहेड्रल ही होता है, ठीक है। और इस केस में अगर D3s और मैंने क्या बोला, D3s का D कौन होगा? DXY होगा, DYZ होगा, DZXY। देखो याद रखना, टेट्राहेड्रल के केस में ये जो सारे ऑर्बिटल होते हैं ना, ये
ज़्यादा पास आते हैं लिगेंड्स के मेटल की ऑर्बिटल। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा, मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था, टेट्राहेड्रल के केस में ये हमेशा क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो बोलो इसको छोड़ के कितने पाई बॉन्ड्स बचा हुआ है, 2, एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये दोनों क्या करेगा, पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। बस याद रख लो इसको, पाई बैकिंग नहीं, बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग टेट्राहेड्रल के लिए ये फॉर्म करेगा। क्लियर हुआ सिस्टम, क्लियर हुआ ना? चलो अच्छी बात है, गुड। और कुछ है बच्चा हुआ, देखो D3S हाइब्रिडाइजेशन बस याद रखना, इंपॉर्टेंट है नहीं, एक एग्जांपल याद रखना, MnO4 माइनस। क्लियर, मैं इसको दिखाऊंगा नहीं। चलो एक काम देता हूँ आपको, लास्ट दिन जो मैंने आपको समझा था उससे, उस कंसेप्ट से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। नहीं हुआ तो बताना मुझे, मैं एकदम जहाँ पे मैं वीडियो डालता हूँ वहाँ पे इस हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो। शोभन जो सबमिट कर रहा है, मैं नाम ले रहा हूँ, शोभन करता है, महादेव करता है, पारस करता है और समटाइम्स एक और शायद करता है। ये तीनों मैं देखता हूँ, रेगुलर करता हूँ। और एक नया है कंचन शायद, ये 4, दिव्येंदु करता है। ये 4 लोग मुझे असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट करते हैं, ग्रुप में पोस्ट करते हैं और मैं देखता भी हूँ, चेक भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गुड बोल के छोड़ रहा हूँ, नहीं है, मैं चेक भी करता हूँ, 90% चेक ही कर लेता हूँ मैं पूरी तरीके से। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना इसका, ठीक है, वो जो VBT थ्योरी से VBT अप्लाई करके निकालना इसको, और देखना D3 हाइब्रिडाइजेशन, D3S हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से इसका आ रहा है और वो टेट्राहेड्रल गेन करेगा। sp3 तो मैंने बता दिया, आपको पता है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। D3S से किस तरीके से आ रहा है वो मुझे दिखाना है एक बार, ठीक है। चलो फिर अभी कुछ बचा नहीं है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का मैंने न्यूट्रलाइजेशन समझा दिया, किस तरीके से पाई बैक बॉन्डिंग से भी न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, और किस तरीके से आयोनिक सिस्टम से भी नेगेटिव चार्ज मेटल से हट रहा है लिगैंड की तरफ, या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किस तरीके से। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, CFT स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है।